Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is investment management part 1. So that is chapter 24 of your module D itself. So let's get started with the introduction first of all. So देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल बी गेटिंग द सेविंग्स इटसेल्फ, बट सेविंग्स का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे हम लोगों को कम होता हुआ देखने को मिल रहा है. अब लोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जो है वो आकर्षित होते हुए जा रहे हैं. सो व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? गिविंग अप इमीडिएट पोजेशन ऑफ सेविंग्स विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग अ लार्ज सम इन द फ्यूचर. मतलब फ्यूचर के अंदर हम लोगों को जो हम लोगों की सेविंग्स है उससे ज़्यादा रिटर्न जो है वो हम एक्सपेक्ट कर जब करने लगते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और हम अपनी सेविंग्स की इमीडिएट पोजेशन कर देते हैं, मतलब सेविंग्स को हम लोग जो है वो छोड़ देते हैं एक हिसाब से, आप ऐसा मान लो. नेक्स्ट इज हु कैन इन्वेस्ट. सो इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज एंड गवर्नमेंट इन्वेस्ट देयर सरप्लस मनी. जो भी सरप्लस मनी होती है उसको सेव करने के बजाय जो है वो जब इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इन्वेस्टमेंट बोल देंगे. और इन्वेस्टमेंट के अंदर वी ऑलवेज एक्सपेक्ट अ ग्रेटर सम इन द फ्यूचर इटसेल्फ. दैट इज हम लोग एक ज़्यादा रिटर्न जो है एक्सपेक्ट करते हैं. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में. सो फर्स्ट वन इज रिटर्न इटसेल्फ. रिटर्न क्या है? इनकम जनरेटेड फ्रॉम द एसेट इज कॉल्ड रिटर्न. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड एटसेट्रा, और कैपिटल एप्रिसिएशन दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. जैसे मान लो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और बाद में 200 रुपये आपको उसके मिल गए तो उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन. नेक्स्ट इज रिस्क इटसेल्फ. सो रिस्क क्या है? वेरिएबिलिटी इन द रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम द एसेट. अब जो भी एसेट है वहाँ से जो रिटर्न आनी है उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है, कभी ज़्यादा रिटर्न आ रही है कभी कम आ रही है, उसी को हम लोग रिस्क बोलते हैं. वाई डस इट अराइज? नॉन पेमेंट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ कैपिटल की वजह से जो है रिस्क अराइज हो जाता है. अब ये बहुत ही कॉमन सी फिलॉसफी है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. ये फिलॉसफी जो है वो फॉलो होती है. नेक्स्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट इज टाइम होराइजन. टाइम होराइजन क्या है? द पीरियड फॉर विच अ पर्सन होल्ड्स एन इन्वेस्टमेंट. जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है दैट इज कॉल्ड टाइम होराइजन इटसेल्फ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज सेफ्टी. अब सेफ्टी के अंदर रिसीविंग ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑन द मेच्योरिटी विद नो लॉस इन द वैल्यू. मतलब जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम के ऊपर जो प्रिंसिपल अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया गया था, मान लो 1000 इन्वेस्ट किया गया था, तो मेच्योरिटी के ऊपर हम लोगों को 1000 तो रिसीव हो ही हो. इसको हम लोग बोलेंगे सेफ्टी. लिक्विडिटी क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज लिक्विडिटी. An investor can sell his investment in the market as need arises without incurring much transaction cost, less energy and time. अब जब भी एक इन्वेस्टर को लगता है कि उसको नीड अराइज हो रही है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को जो मार्केट में सेल करके अपनी नीड को फुलफिल कर सकता है, जहाँ पे बहुत ही कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर लगेगी, कम एनर्जी और टाइम के अंदर भी उसको वो सेल आउट कर सकता है. दैट इज वाई लिक्विडिटी इज एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो रहता है दैट इज minimizing the risk and maximizing the return. Additionally, safety, liquidity, hedging against inflation, these all are the objectives of investment. और अब ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट कितना है. रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या है कि कितना रिस्क जो है वो बियर कर सकता है एक इन्वेस्टर, उसको बोला जाता है रिस्क एपेटाइट. अब कोई ओल्ड एज इंडिविजुअल है तो वो ज़्यादा रिस्क बियर नहीं कर सकता है, सो उसका जो रिस्क एपेटाइट रहेगा वो कम रहेगा. तो इस बेसिस पे जो है वो ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड किया जाता है इन्वेस्टमेंट का. मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के. सो व्हाट इज़ प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट विद द एम टू मीट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट गोल्स for the benefit of clients whose money they have responsibility of overseeing. अब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का एम क्या रहता है कि जो भी क्लाइंट्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट गोल्स को जो है वो देखा जाए और उनके इन्वेस्टमेंट गोल्स को मीट करवाने की कोशिश की जाए बाय ओवरसीइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मतलब उनकी जो मनी है क्लाइंट्स की उसको ओवरसी करने की जिम्मेवारी किसकी है? प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर की. सो उनके मनी को ओवरसी भी करना है और उनके इन्वेस्टमेंट गोल्स को भी मीट करना है. दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. अब हु आर द क्लाइंट्स? पेंशन फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज. व्हाट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड? एसेट एलोकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ. सो दीज ऑल आर दी सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की जाती हैं अंडर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. मूविंग अहेड, अब व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ आर मैनेज्ड? सो अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ को मैनेज किया जाता है और फाइनेंशियल एसेट्स को भी इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, इक्विटीज़, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट, प्रीशियस मेटल्स एंड आर्ट वर्क एटसेट्रा. मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज व्हाट इज
इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट किसको बोला जाएगा, जहां पे एक कंपनी के टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को मेंटेन, अकाउंट और अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो इज देयर एनी फी, सो मैनेजमेंट फी में रेंज फ्रॉम 0.35% to 2% एनुअली ऑन अ स्लाइडिंग स्केल। जितने ज़्यादा किसी क्लाइंट के पास एसेट होंगे वो उतना ज़्यादा नेगोशिएट कर सकता है फ़ी को लेकर के। अब अगर हम लोग इसकी समरी में इसकी बात करें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, सो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रेफर्स टू द हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स बाय प्रोफेशनल्स फॉर द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कौन कौन से रहेंगे, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, फॉर अ प्री डिटरमाइंड फी, मतलब जो भी इनसे फ़ी चार्ज की जाएगी दैट विल बी प्री डिटरमाइंड इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में। सो पहला स्टेप क्या है, डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट गोल्स, जहाँ पे बेसिक एम क्या रहता है कि हम लोग मैक्सिमम रिटर्न ले पाएँ और मिनिमम रिस्क हम लोगों को झेलना पड़े। सो इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट गोल को डिसाइड किया जाएगा। एडिशनली रेगुलरिटी ऑफ इनकम, कितनी एक इंडिविजुअल को जो है वो इनकम रेगुलर वे में रिसीव हो रही है, कितनी वो टैक्स सेविंग कर पा रहा है और कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। दीज ऑल फैक्टर्स विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द डिसाइडिंग द इन्वेस्टमेंट गोल इटसेल्फ। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर, के मतलब एक कितना रिस्क जो है एक इन्वेस्टर ले सकता है, उस अकॉर्डिंग भी उसका इन्वेस्टमेंट गोल जो है वो सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज़। अब इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपिटिटर्स फ्रेमवर्क का जो है वो एनालिसिस किया जाएगा कि कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी इकोनॉमी में अभी कौन सी सिक्योरिटीज़ जो है, कौन सा सेक्टर जो है वो बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे जो प्राइस के अंदर मूवमेंट हो रही है, जो प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है, उस ट्रेंड को एनालाइज करना विल बी द पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, ब्लेंड ऑफ सिक्योरिटीज़ को हम लोग जो है वो पोर्टफोलियो बोल देते हैं, मतलब अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उन सिक्योरिटीज़ को एक बंडल जब कर लिया जाएगा उसी को हम बोल देंगे पोर्टफोलियो। दिस इज़ डिज़ाइंड टू मीट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन। अब एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस, उसकी नीड को मीट करने के लिए जो है वो पोर्टफोलियो बनाया जाता है, सो दैट वो अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। अब ये जो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ये रिस्क को भी कम कर देता है, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है कि अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ एक सेम ही टाइम के ऊपर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएँ। ठीक है, सो इट रिड्यूसेस द रिस्क एज वेल। नेक्स्ट इज इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो। सो इसको हम लोग और क्या बोल देते हैं, पोर्टफोलियो अप्रेजल। मतलब ऐसे पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग जो है वो ऐसी सिक्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि किस तरह से जो है वो परफॉर्मेंस कर रही हैं, वो सिक्योरिटी, उन सिक्योरिटीज़ की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो एक्चुअल में उतनी रिटर्न दे पा रही हैं या नहीं दे पा रही हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क इटसेल्फ। मतलब मान लो किसी सिक्योरिटी के ऊपर 13% का रिटर्न आना चाहिए था बट आ रहा है 10%, और उसके ऊपर रिस्क हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया हुआ था वो था 5%, बट रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो होता जा रहा है 8%। तो इस तरह से कंपैरिजन किया जाएगा इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट इज रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे जो ये रिवीजन किया जाएगा पोर्टफोलियो पे, ये किया जाएगा इस अप्रेजल के बेस पे। ये जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने यहाँ पे निकाली, इसी परफॉर्मेंस के बेस पे पोर्टफोलियो को रिवाइज किया जाएगा। जो अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटीज़ होंगी उनको जो है वो इस पोर्टफोलियो से रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइज। अ डैश पोर्टफोलियो रिड्यूसेस रिस्क. Your options are diversified, concentrated, sector specific and none of the above. So what should be the right answer? Try to answer out in your comment box. अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था, डैश enables investor to withdraw a fixed amount at specific intervals with flexibility in choosing the withdrawal amount and frequency. So the right answer for this question will be option B itself, that is systematic withdrawal plan itself. So that is all for today's discussion. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हम लोगों को मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।